हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डेली अपने चाय के चर्चा टी टॉक जमाल पर शहर की किसी न किसी शख्सियत को अपने स्टूडियो पर मौजू करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच शहर की मशहूर और मारूफ हस्ती नागेंद्र कुमार त्यागी तशरीफ लाए हैं। नागेंद्र कुमार त्यागी जी, हमारे यहाँ आने पर, हमारे स्टूडियो पर आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। इस्तकबाल है, आप यहाँ पर आए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप दो शब्द हमारे चैनल के बारे में कहें और फिर थोड़ा सा अपना बताएं। बहुत अच्छी शुरुआत है। एक इंटरेक्शन है पब्लिक से, आम लोगों से, कुछ खास लोगों से जो मिलना होता है, बातचीत करने का तरीका होता है, एक दूसरे की बातें जानने का तरीका होता है। ये पॉडकास्ट में सबसे पहले आता है और ये आपने जो शुरुआत की, मैं आपके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया। नाजरीन, ये हैं हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं। बताऊं, जब हमने ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल को खोलने का खोला था, तब 2 साल तो हमने अपने स्कूल को अजय भाटिया की ऊपर की बिल्डिंग पे बनाया था। उसके बाद हमें तफ्तीश हुई थी कि हमारे तो के स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए थे कि अब बिल्डिंग को शिफ्ट किया जाए। उस वक्त में हम नगेंद्र भाई के पास पहुंचे थे और इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी। तब इन्होंने हमें वो बिल्डिंग स्कूल चलाने के लिए दी थी। यानी कि 1996 से लेकर और 2009 तक लगातार ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल नगेंद्र भाई की सरपरस्ती में चला है। और ये पहले ऐसे ऑनर होंगे जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि अपनी जगह बनाओ, स्कूल की अपनी बिल्डिंग बनाओ। इनके बार बार कहने पर, हमें हमारी हौसला अफजाई करने पर ही हमने इन्हीं के ऑफिस में बैठ के एक पार्टी से डील की और ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल के मिलक रोड पर वो 2 बीघा जगह लिख दी। सबसे पहले नगेंद्र भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बराबर ये हमारा प्रोत्साहित किया। स्कूल में बच्चों का आप एजुकेशन स्टैंडर्ड देखते थे तो उससे आप कहीं ना कहीं प्रभावित थे और आपने ये चाहा कि स्कूल थोड़ा आगे रन करे और आप इसके लिए एक व्यवस्था करें। मुझे ऐसा लगता था कि शायद किराए की बिल्डिंग में स्कूल वगैरह नहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे और भी काम होते थे, बैंकेट हॉल भी खुल चुका था, डिस्टरबेंस होता था। और ऐसा लग मतलब एक माहौल जो पढ़ाई का होता है, बच्चों की पढ़ाई का, वो नहीं हो पा रहा था। तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि स्कूल बहुत अच्छी तरह चल रहा है, कुछ लोग इसको चला भी बहुत सही रहे हैं। और इसमें जब प्रिंसिपल थी शायद नुसरत फातिमा। नुसरत फातिमा उस टाइम, तो फिर मैंने इनसे कहा कि अगर स्कूल चलाना है और इसे कंटिन्यू रखना है तो आप अपनी जगह लीजिए। और इत्तेफाक की बात है कि शायद 2-3 महीने में ही हमें एक जगह मिली और ऐसे लोगों से मिली बोल दूं का, ऐसे लोगों से मिली कि जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया। हम पे पैसा भी नहीं था शायद उस समय। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जिम्मेदारी ले लीजिए और जगह हम आपको दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद फिर हमने उनका पैसा वापस किया था। ऐसे ही है ना सर? जी जी जी। और आज मैं देखता हूँ, उधर घूमने भी जाता हूँ वॉकिंग में, तो देखता हूँ कि माशाल्लाह बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी है और स्कूल भी अच्छा चल रहा है। और जमाल भाई की तो एक्टिविटीज में देखते ही रहता हूँ, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ से निकल के स्कूल एक तरक्की की तरफ जा रहा है। तीन नाजरीन, ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल के लिए जब जगह जमीन का सजेशन हुआ तो एक हमारे ही शहर के रहने वाले एक तौफीक अहमद सभासद रहे हैं, तो उनका इसमें बहुत बड़ा कोऑपरेशन है। हम पीछे भी उनकी तारीफ करते हैं कि उन्होंने बिना कोई पैसा लिए हुए हाँ, हम अपने जमीन की रजिस्ट्री कर दी थी नागेंद्र त्यागी जी के बीच में बैठ करके, और वो सारा पैसा उनका गया, बाद में गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, उस वक्त उन लोगों ने हम पर विश्वास किया, यकीन किया और 1 रुपए लिए बगैर उन्होंने 2 बीघे का, जबकि आज आदमी 100 गज जगह का आप कहीं ले लो तो वो तैयार नहीं होने का, बिना एडवांस के, बिना पैसे लिए बैनामा करने के लिए कम से कम, तो उन्होंने बाकायदा बैनामा कर दिया था उसको। तो रजिस्ट्री हो गई थी उसकी। ये शहर के ऊपर, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है तौफीक अहमद सभासद का, जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में, ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल जो आज इस मुकाम पर है जहाँ से बच्चे आगे चल के बहुत बच्चे तालीम पा रहे हैं और बहुत कामयाब लाइफ जी रहे हैं, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत अच्छा काम किया था गुड्डू भाई उन्होंने।
हाँ, ये मेरे ख्याल में शायद नेटवर्क में ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगा कि जो एक पैसा लिए ना लेकर और इतनी बड़ी मतलब जमीन जो बहुत मौके की जमीन थी, बड़ी कीमती बेशकीमती जमीन है, ऑन रोड जमीन है, जिन्होंने रजिस्ट्री कर दी थी। वाकई बहुत हमारे ऊपर, क्योंकि उस वक्त पिताजी भी हयात थे गुड्डू भाई के, तो उनके भी बहुत ज्यादा विशेष थी, बहुत दुआएं देते थे। चाचा की भी कोशिशें रहती थी, वो भी हमेशा मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मैंने रहा गुड्डू भाई के पास, समझा, तो इतना अच्छा लगता था वहां रहने के बाद। ऐसा लगता था जैसे कि हमारे सरपरस्त हो। उनके फादर मुसलसल फिक्र करते रहते थे, बहुत मुझे बुलाते थे, बातें करते थे वालिद साहब के बारे में, परिवार के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाया भी करते थे। एक वो डॉक्टर भी थे होम्योपैथी के, तो मेरा इलाज भी किया कुछ दिनों ने उन्होंने खुद। तो आपके पिताजी से ही मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था। उन्होंने मेरी बेटे की तरीके से सरपरस्ती की है उन दिनों में। आप पापा का, हम लोगों का जो परिवार है वो एक तरीके से ये सेवा भावना, मतलब ये है कि बड़े कहते तो ये हैं कि भाई चौधरी लोग हैं, अंदर बड़े मकानों में रहते हैं, बात नहीं करते, लेकिन वो बात बिल्कुल उलट थी। हम लोग है ना इतना मिलजुल के रहते थे, बात करते थे, लेकिन हमें लगता था कि लोग हमसे बात नहीं करना चाहते। इसलिए मैं अभी बाहर निकला, कॉमन लोगों से मिला, आम आदमी से मिला, सबसे बातचीत करी, तो जब लोगों को लगा कि हाँ भाई ये लोग भी हम जैसे ही हैं, हमारी कुछ ऐसी इमेज बन चुकी थी कि शायद ये लोग तो बात नहीं करते। हाँ, जनरल फीलिंग ये थी कि ये मतलब बाकी लोगों से मिलना जुलना ये पसंद नहीं है, छोटे लोगों को नहीं पसंद करते, आम आदमी में नहीं बैठते, तो ये थी ये चीज। तो उस चीज को तो मैंने तोड़ा, उस परंपरा को तोड़ा, और मेरा जितना पब्लिकली इंटरेक्शन है, और मैं आज बड़े उससे कहता हूँ कि कम से कम 60-70% जो है हिंदू होने के साथ मेरे साथ मुस्लिम बहुत लोग जुड़े हुए हैं। इतना मेरा मुस्लिमों में उठना बैठना है, इतना शायद किसी का नहीं होगा, और सबसे वही संबंध अभी तक कंटिन्यू चले आ रहे हैं। मार्केट भी ज्यादातर वो मुस्लिम्स के पास है, मार्केट भी उनके पास ही है, और किसी से कोई शिकायत। मैरिज हॉल भी मैं हाजी देख रहे हैं, निसार भाई कम से कम 20-26 साल हो गए उनको करते करते। मंदाज ये देखिए कि आदमी मतलब गुड्डू भाई खुद वहाँ 24 आवर्स अवेलेबल है, लेकिन निसार भाई को उस हालत में इन्होंने मदद की थी जब निसार भाई बहुत परेशान हालत में थे, तब इन्होंने मैरिज हॉल उनको दिया था, और आज तक उस रिश्ते को निभा रहे हैं। चाहते तो उनको कह सकते थे कि अब आप जाइए, ये सब कुछ खड़ा हो गया, मेरा एसी हॉल बन गया है, ऊपर बिल्डिंग बना दी गई है, बहुत बढ़िया लुक है, मतलब ऑन रोड है, तो बहुत अच्छा मैरिज हॉल चल रहा है। तो चाहते तो ये निसार भाई से कह सकते थे कि निसार भाई बस अब आपका हो गया, तो मैं इसको खुद चलाऊंगा। लेकिन ये एक नेक और अच्छी शख्सियत होने की बात है कि आज तक ये निसार भाई के साथ उनको इन्होंने दे रखा है मैरिज हॉल। ये तो केयर टेकर हैं, वैसे ही रहते हैं, जो कुछ करना होता है उन्हीं को करना होता है, और उसमें पैसा भी बहुत लगाया उनकी। हालांकि उनकी माली स्थिति ऐसी नहीं थी कि निसार भाई अपने आप मैरिज हॉल को मेंटेन कर पाते, वो सब आपने ही मेंटेन करके दिया। और आज नेटवर्क में मतलब एसी हॉल जिसमें आराम से 300 की सीटिंग हो जाती है, वो नेटवर्क के अंदर आप एसी मैरिज हॉल देने के लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हमने अभी वो सेमिनार किया, समय की जरूरत थी, पीडीए किसान सम्मेलन, गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा हमने कहा कि अच्छा सा एक वेल मेंटेन एक जगह दे दी जाए। और दूसरी बात निसार भाई के बारे में ये कहूंगा कि जब वो शुरू में आए थे तो उन्होंने एक ही बात कही थी मुझसे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जब मेरा इरादा हुआ था बैंक्वेट हॉल बनाने का, कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, पर मेरे पास हिम्मत है, जोश है, आप मुझे कह दो तो मैं कर देता हूँ। वो केवल 100 रुपए का नोट लेकर आए थे मेरे पास कि मेरे पास, हाँ, तो मैंने ठीक है आप शुरू करिए। कई लोगों से बात हुई जो नेटवर्क बैंक्वेट हॉल को शादियां वादियां करते थे, आज डिफरेंट टाइप के लोग थे, तो आए, उन्होंने हिम्मत करी, बैंक्वेट हॉल चला। आज उनका लड़का देखता है इकरार, और वो भी उसी ईमानदारी के साथ देखता है कि मेरे बैंक अकाउंट तक वो डील करता है। मैं नहीं जाता बैंक में, ना मैं साइन करता, बस साइन करा और दे दिया। विश्वास है तो आज वो चला रहा है और कंटिन्यू है। मुझे तो कभी परेशानी हुई नहीं है कभी। अजय जी भी कभी कभी आ जाते हैं, आजकल तो वो बीमार रहते हैं ज्यादातर,
तो अल्लाह उन्हें भी अगर आप शिफा दे। खुद अच्छे होंगे तो आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे संबंध बनेंगे उनके साथ। यही तो कह रहा था, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर जो है वो इतना खूबसूरत कल्चर था, कहीं पे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। लेकिन आज के टाइम में बड़ा मुश्किल हो गया इस संयुक्त रहना। ना ऐसी तो देखो, वो राजनीतिक पार्टी अलग है। उसमें क्या होता है कि वो जो 20-30% जो मुस्लिम वोट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कहते हैं 30%, हर आदमी उसे कैश करना चाहता है। वो चाहता है कि मुस्लिम जो है ये अनपढ़ है, ये जिसको बातों में इसको जिस तरह की हम बात करेंगे उसमें ये लग जाएगा हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मेरी भांजी रहती है नोएडा में, जो सेक्टर 62 में, वहां पर 2 फैमिली रहती है मुस्लिम्स की, और उस जो उसका फ्लैट है उसके सामने ही है उनका भी नॉनवेज वगैरह बनता है, कोई बात। लेकिन वहां पे जब जागरण वगैरह होता, कुछ होता है, इतने पार्टिसिपेट करते हैं वे लोग, पता ही नहीं चलता कि वहां पे हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात है। हाँ, वो तो हमारी साझा विरासत है ये। हाँ, तो वो मुझे उन लोगों ने बताई, मुझे नहीं पता था। जब मैं गया उनके यहाँ, सोसाइटी में जागरण हो रहा था, वो तो डांस वांस करते हैं, ग्रुप डांस वगैरह हो रहा था कुछ, तो मुझे भांजी ने बताया कि ये वो है, और बोले सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो ऐसी बात नहीं, जब हम लोग साथ में रह रहे हैं तो एक तो भी खाना पीना भी, आजकल कौन हिंदू ऐसा है कि जो नॉन वेज नहीं खाता है। 84% मांस हिंदुस्तान में खाया जाता खाया है, जाता है तो कौन जबकि माइनॉरिटी की पॉपुलेशन वो 20% के करीब है। तो तो ये 60% सभी लोग खा रहे हैं। ये तो एक खान पान के ऊपर इस तरह की डिफ्रेंशिएट करा जाए तो ये गलत है। और देखो कुछ, अब देखो विचार, अपने विचार हैं जैसे हमारे हैं कि साहब हम सब में परिवर्तन आ रहा है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। वो देखते हैं कि हमें क्या जरूरत है, क्या किस तरीके का समाज में हमें रहना है, क्या हमें पढ़ाई करनी है। वो अगर इस चीज में पड़ जाए कि ये हिंदू है या मुस्लिम है तो वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। वो अपनी वही जगह अटके रहेंगे, एक ही जगह पर, तो बाहर ही निकल पाएंगे। तो ये तो चलता रहता है, ये राजनीतिक वो है, इसमें कोई हाँ, ये ज्यादा बाकी ध्यान नहीं देते। राजनीतिक पार्टियों ने कुछ हाँ, ना कुछ उसको एनकरेज करने के लिए, वोट के लिए, कि हर पार्टी चाहती कि ये वोट बैंक तो मेरे पास है, किसी और के पास ना रहे, बस, और कुछ नहीं है। नाजरीन, गुड्डू भाई का कहना है ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रमजाल है, मगर हिंदुस्तान में रहने वाले लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। और तो सही है, छोटे शहरों की बातें हैं उनके यहाँ थोड़ा सा ये एक दूसरे को पहचान करते हैं। बाहर तो ये पता भी नहीं चलता कौन कैसे हाल में रह रहा है, बहुत मिलके सब लोग रहते हैं। तो आपका परिवार था, आज जिस तरीके से उस वक्त के दरबार रखे जाते थे, आपने ये आज आज भी आप उसी कल्चर में रह रहे हैं जो आपके बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने वो बिल्डिंग्स बनाई थी, वो महल बनाए थे। तो आपको नहीं लगा इस बात के कि हम कहीं रोड पे आए, अपनी बढ़िया सी कोठी बनाएं और उसको देखें? ये खासकर जो आपका त्यागी समाज है, नहीं ये कहीं भी रोड पे दिखाई नहीं देता, जबकि जिसके पास भी 4 पैसे हो रहा है वो ये कोशिश कर रहा है, चाहे वो 50 गज की 100 गज की कोठी बनाए, वो रोड पे आना चाहता है। नहीं, क्या वजह है? इसमें एक बताता हूँ कि हमारी विरासत जो है वो हमारी पहचान है। और बिल्डिंग जो है बनी हुई तो लखौरी ईंटों की है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 300 साल पुरानी बिल्डिंग है हमारी। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर इसको मेंटेन किया जाए तो जो बाहर के लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं, अभी अभी 2-4 महीने पहले सीओ आए थे, एडिशनल एसपी वगैरह ये लोग भी आए थे, तो वो लोग ये देखते थे कि उनकी ये इतनी बिल्डिंग में रहता कौन है। मुलाकात हुई, फिर अंदर गए। एक हमारे एक जेल भी बनी हुई है, वो पुराने टाइम में जेल थी, जब हमारे बुजुर्ग वगैरह जब कोई फैसला करते थे, राय साहब की जिन्हें उपाधि मिली हुई थी, तो अच्छा, आपके दादाजी को? दादाजी को, ग्रेट ग्रैंड फादर राय साहब चौधरी आपका थी। अच्छा। तो वो उस टाइम जेल वगैरह भी बनी हुई थी। वो सुनते थे कि 6 महीने के साथ इम्प्रिजनमेंट की उन्हें पावर थी। वो आपके दादाजी ग्रेट ग्रैंड फादर और राय साहब की उपाधि आपको मिली हुई थी, और कोठी में बाकायदा जेल आज भी है। तो उस वक्त छोटे मोटे फैसले हुआ करते होंगे, सांकेतिक पनिशमेंट उनको दिया जाता होगा लोगों को, तो वो उसको आज तक ऐसे ही रखा गया है। ये है देखने वाली वरना इतनी जगह वेस्टेज हो रही है। आज एक एक इंच का आदमी पैसा बनाना चाहता है, और वो चाहता है इसको बेच के मैं इस पैसे को कहीं बड़ी जगह इन्वेस्ट करूं, और छोटे से 100, 150, 200 गज के
कोठी में अपना वसन साहब। लेकिन ये मैंने खासकर दूसरे शहरों में तो मैं नहीं गया, लेकिन नेटौर में जितने भी हमारे त्यागी साहिबान हैं, इनकी आज तक वही शान शौकत बाकी है। तो आप जरा अपने दादा के बारे में कुछ याद हो, कुछ उनके किस्से, कुछ ऐसी बातें तो नई नस्ल को, नौजवानों को पता चले कि हमारा शहर कितना खूबसूरत था, कितने अच्छे लोग यहाँ पर रहते थे। हमारे यहाँ जो शुरुआत में संबंध थे, जैसे कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है, तो उस समय मिसाल मेहंदी, जियाउल हसन खान साहब, महल वाले अफजाल मेहंदी, सॉरी मिसाल तो बेटा हो गया, अफजाल मेहंदी, जियाउल हसन खान साहब जो महल वाले कहलाते थे, अब्दुल समद अंकल कहता थे, इन लोगों से, और एक और थे जो काजी सईदुल हसन थे, फखरुल हसन थे, ये इन परिवार से तो हमारा ऐसा संबंध बने हुए थे कि ईद पे उनके यहाँ से खाना जा रहा है, दिवाली पे हमारे यहाँ से जा रहा है कुछ, तो मतलब कभी ऐसा लगा ही नहीं। और एक फैमिली थी जो हम छोटे थे, वो शायद फैमिली पाकिस्तान चली गई है, जहाँ पुराना डाकखाना था उसके बराबरी में उनका घर था। अब वो हम जब छोटे थे तो वो रथ में बैठ जाती, डॉक्टर थे, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे। अच्छा। गोरी थी, नहीं बहुत गोरी थी, वो उसमें बैठ के आती थी, डोली उसमें रथ बग्गी के अंदर बैठ के आती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है उनका कि बचपन में वो हमारी दादी वगैरह सबसे मिलने के आती थी। इवन जो हमारी दादी थी उनके बारे में बताता हूँ, वो उर्दू में साइन करती थी, और हमारे दादाजी भी उर्दू में साइन करते थे। उनकी भी, आपके वालिद साहब की भी उर्दू बहुत अच्छी थी। पापा तो वो पढ़ते थे मैगजीन शमा, एक शमा मैगजीन आती थी हमारे यहाँ, वो पढ़ते थे उसको, तो वो कहते थे मुझे हिंदी से ज्यादा इसमें पढ़ने में मजा आता है। तो पहले जो मुकदमे वगैरह भी होंगे, जो हमारी दादी की साइन वगैरह भी है, वो सब उर्दू में है। आज भी अदालतों में जो लैंग्वेज है, हाँ, वो उर्दू की ही जबान इस्तेमाल होती है। हाँ, वो भी होती है, और पुराने जो कागजात अगर निकाले जाएंगे तो सब वो उर्दू में निकलेंगे। उसको फिर हमने हिंदी में कराया, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कराया है। लेकिन पहले जितने हमारे पेपर है, हमारे जो जायदाद के बंटवारे थे, सब कुछ थे, सब उर्दू में लिखे। तो इससे बात साबित होती है, उर्दू जो था, उर्दू हिंदुस्तान की जबान थी, खाली मुसलमानों की जबान नहीं थी। उर्दू जो थी वो हिंदुस्तानी जबान थी। हाँ, और उसको सारे ही लोग पढ़ते थे, सारे लोग पढ़ते थे, ये बात सही। तो सबने अच्छी तरीके से पढ़ा, बहुत सारे लोग हैं इसमें। हाँ, तो कभी ऐसा माहौल नहीं रहा नेटौर। मैं समझता हूँ सर सैयद अहमद खान ने अगर जिला नेटौर को दानिशमंदा ने नेटौर का खिताब दिया है, तो शायद जैसे नेटौर के त्यागी की अच्छी फैमिली थी, यहाँ भी क्वालिफिकेशन बहुत थी, बहुत ज्यादा सारे लोग हाँ बाहर से अच्छे उसमें पोस्टों पे थे। और इधर एक सादात थी हमारे यहाँ, जो सादात में भी मेरे ख्याल से बहुत सारे अधिकारी थे। तो शायद सर सैयद अहमद खान ने उस साझा विरासत को और साझा रहन सहन को देखते हुए नेटौर का नाम पूरे जिले के अंदर अगर दानिश्वर किसी को कहा तो नेटौर को कहा। तो ये बिल्कुल बात गुड्डू भाई नगेंद्र त्यागी जी की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत घरेलू ताल्लुकात ऐसे थे जैसे एक फैमिली में रह रहे हो, घर में आना जाना। अफजाल मेहंदी, और आज भी देखो गिजाल मेहंदी से और गुड्डू भाई और गिजाल मेहंदी जब बात करेंगे तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये कोई दो संप्रदाय बात कर रहे हैं, लेकिन ये लगेगा दो भाई बात कर रहे हैं। तो इनमें इतना अच्छा माहौल था, इतना अच्छा रहन सहन था कि वो आज भी हिंदुस्तान की आवाम कहीं ना कहीं जो अच्छे लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यही वाला माहौल बने, कि हम एक दूसरे के बीच में इतनी प्यार और मोहब्बत से रहें। जैसे लोग बताते हैं, जैसा आजकल भावना चल रही है कि भाई आप लोग तो 30% रह गए, वो 70% हो गए, चेयरमैन उनका बनता, लेकिन हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हाँ, हमें कभी ऐसा डर नहीं लगा। आपने लीग से हटके वोट किया है हमेशा, हमने आपने उस लीग से हटके ही हमेशा वोट किया, उस भावना में कभी बहे नहीं हुआ। हाँ, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। छिद्दू भाई थे जब चेयरमैन थे, कभी भी स्कूटर उठा के हमारे पास आ जाते थे। मुझे लगता है कि वाकई में वो चेयरमैन ऐसे थे जो जमीन से जुड़े हुए थे। मौलाना अरशद मदनी ने अभी 4-6 दिन पहले हिंदुस्तान के बिगड़ते हुए माहौल को देखते हुए कि ये बहुत ज्यादा गाय के नाम पे कुछ लोग ज्यादा मार काट हो रही है, लोगों के साथ बदतमीजियां की जा रही है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि गाय, हमारी जो गाय है जिसका सम्मान हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग करते हैं, हम वतनी भाई करते हैं, इनके सम्मान को बाकी रखा जाए।
और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और इसको बेचने वाला, इसको खरीदने वाला, इसको काटने वाला और इसको खाने वाला, चारों को ही मुलजिम बना के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप कितना इत्तेफाक करते हैं? ये उनका हिंदुस्तान से मोहब्बत का एक पैगाम है। मेरी तो कभी किसी से बात हो रही थी तो ये बात आई थी, अब ये सही है या गलत है, कि जो पशु दूध देता है उसको काटा नहीं जाता है। अब जब नहीं उसे काटा जाता है तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी कोई कहता है गाय को काट रहे हैं या मतलब किसी और पशु को काटा जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ जो कहा ये जाता है कि जब उसको नहीं काटा जाता तो इस चीज को इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? ठीक है, अपना करने के लिए तो चिकन भी है, वो भी, उसमें भी जान है। और आपके हाँ, जो भी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तीतर खाएं, बटेर खाएं, जान तो सभी जान तो सभी, अगर हत्या है तो सबकी है। तो लेकिन उसने कहा था कि बोले कि नहीं गलत है, ये इस तरह की बातें नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हर समाज में होते हैं कि भाई वो कहते होंगे कि साहब गाय का ही मीट काटना चाहिए। कभी ऐसा सुना तो नहीं कि कहीं नहीं, मोस्टली 99% मुस्लिम गाय के मीट को पसंद नहीं करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद है, आपने फरमाया है कि गाय का दूध और घी फायदेमंद है, गाय का मीट जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं बताया गया खाने के लिए। ये वो लोग हैं जो कुछ नालायकी करते होंगे 1-8%, लेकिन उन्होंने जो माहौल को खराब किया और कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। तो इस राजनीतिक मुद्दे को खत्म करने के लिए ही मैं समझता हूँ मौलाना अरशद मोदी ने ये अच्छी पहल की है कि जब एक बात की आम हो चली तो इस पे क्यों ना हम भी अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हों और हम भी इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से अच्छा, मैं सहमत हूँ, मैं भी सहमत हूँ कि एक हमेशा के लिए लड़ाई खत्म हो जाए। हाँ, लड़ाई हम जो डिफरेंशिएट है कि उन्हें साहब गौकशी का या जो भी इल्जाम लगता है, जो कुछ है, वो चीज खत्म हो जाएगी। डर उसे भी रहेगा, डर भी रहेगा। अब देखो, ये तो राजनीति है, राजनीति में बहुत सी बातें होती हैं जो सच होती हैं, झूठ भी होती हैं, और उसको चलते रहता है, लोग बाग उसके पीछे चल देते हैं, माहौल बन जाता है। वो एक माहौल बना के अपना चल दिए, लोगों उन्हें कैश किया, फिर जब वो जीत गए, सत्ता में आ गए, उसके बाद भूल गए। हाँ, वो चुनाव के मंचों तक रहता है, उसके चुनाव के मंचों तक रहता है, और बाकी बात तो फिर वो तो आप मकान बन रहे, सबके बन रहे, लाइट सबके घर में आ रही, सोलर सबके घर में लग रहा है, तो गैस सिलेंडर सबके यहाँ पहुंच रहा है, लेकिन जो मंचों से एक तरीके से एक वो भाषणबाजी हो जाती है, उससे लोग आहत होते हैं। उससे लोग आहत होते हैं कहीं ना कहीं। तो बचना चाहिए ऐसे लोगों को मंच से देने से। और कोई बात आपको अपनी पुरानी जो दादाजी की बताए जो लोगों को सुनने में अच्छी लगे? बस पुरानी तो आज भी वो तलवार, तबल, हाँ, वो रखे बंदूकें, हाँ, वो जो सजी रहती थी, वो तलवारें हैं हमारे पास। हाँ। और वो फोटोज अपने पूर्वजों के, हाँ, वो फोटोज भी हैं। दादाजी तो हमारे सामने ही रहते थे, सामने वाली कोठी में। और एक वो होता था कि एक हवेली होती थी और एक मर्दान, जहाँ लोग रहते थे जेंट्स। तो दादाजी तो सामने रहते थे, हम लोग हवेली में रहते थे। तो अब उसमें दादाजी शिफ्ट हो गए, दादाजी आ गए, वकील साहब हो गया। अच्छा, आपके यहाँ भी मर्दाना और जनाना था? हाँ, हमारे यहाँ भी चलता था। और हमारी दादी बताती थी कि जब वो रथ में बैठती थी बग्गी में, तो दोनों तरफ से पर्दे लग जाते थे। अच्छा। तब वो उसके अंदर बैठती थी, कि मतलब इतना पर्दा नशी थी। आज भी हमारे परिवार की लेडीज मार्केट नहीं जा सकती, नेटवर्क का मार्केट ही नहीं देखा। हालांकि मेरठ, मुरादाबाद वगैरह जाएंगे, लेकिन नेटवर्क में कभी मार्केट में नहीं जा सकते। वो पर्दा नशी आज भी का है कि बस तो पर्दे को लेकर विवाद है, ये भी मैं समझू कि ये पर्दा जो है वो हिंदुस्तान की सभ्यता में शामिल था। ये तो चला रहा है, शुरू से चला रहा है पर्दे का। तो देखिए राजस्थान में, देखिए आप, हाँ, आज भी राजस्थान में इतने लंबे पर्दे चलते हैं, घूंघट चलता है पूरा यहाँ तक का। और बहुत सारी, मैं यहाँ रोजाना शाम को टहलने के लिए जाता हूँ, इधर कासमपुर रोड पे, शमशान घाट की साइड पे। तो कुछ मेरे दोस्तों की वो बहुएं आती हुई दिखाई देती है, तो देखकर मुझसे घूंघट कर लेती है। ये सम्मान देना होता है, ये सम्मान देना होता है, सम्मान देना होता है। ये कोई वो नहीं कि आपसे बच रहे हैं या कुछ, ये सम्मान होता है कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो थोड़ा सा। नाज़रीन, जैसे कि बहुत अच्छी बात अभी जानकारी में हमारी आई कि जिस तरीके से
मुस्लिम्स कल्चर में पर्दे जो बड़े मकानात होते थे, हवेलियां होती थी, महलनुमा घर हुआ करते थे, उनमें हमेशा मर्दाना और जनाने का ख्याल रखा गया है, मुस्लिम्स में रखा गया है। लेकिन गुड्डू भाई का कहना है कि हमारे यहाँ भी हमेशा मर्दाना और जनाना रहा है, और हमारी दादी भी बग्गी में बैठकर आती थी तो बाकायदा पर्दे के एहतमाम से आती थी। और आज भी हमारी घर की, गुड्डू भाई ने कहा, घर की औरतें आम तरीके से बाजार में नहीं जाती, पर्दे का एहतमाम करती हैं। तो समझ में ये आई बात कि हिंदुस्तान में जो पर्दे को लेकर थोड़ा सा कुछ लोग विवाद करते हैं, वो गैर जरूरी है। पर्दा जो हमें देखने में आया, पंजाब में पंजाबी भी करते हैं, राजस्थान में राजस्थानी भी करते हैं, और यहाँ भी हमारे कल्चर में अगर हम अपने दोस्त के, मिलने वालों के घर पे अगर पहुंचते हैं तो वो लोग भी पर्दे का एहतमाम करते हैं। इससे साबित ये होता है कि पर्दा हिंदुस्तान की तहजीब में शामिल हुआ है। तो और कोई बात गुड्डू भाई ऐसी निकल कर आए? काफी बात हो गई। आपके परदादा जी मतलब ये अंग्रेजों की हुकूमत में रहे हैं, ऐसा वाइस राय रहे हैं। उसका एक कारण था कि जो जमींदारी थी, जमींदारी का मतलब ये था कि गांव दे दिए जाते थे जिसके हम लगान वसूल करते थे। अब वो पैसा अंग्रेजों के पास ही जाता था। देखा जाए तो हम अंग्रेजों की एक तरीके से वो जमींदारी वगैरह जो की है अंग्रेजों के साथ ही मिलके की है हमने। और उस टाइम की हमारे पास एक तलवार भी है, कभी मैं दिखाऊंगा आपको। उसमें इंग्लिश टाइम का जो मतलब वो होता था, एक आईडी, जैसा आईडी कहते थे, वो आईडी होती थी, वो लगा के जाते थे। उस तलवार में लगी हुई है हैंडल में, और अगर उसको जब हम जाते तो उसे शो करते थे, तब हम है ना उसमें उनके जब एंट्री मिलती थी। तो ये तो बात सही है कि जमींदारी जो चली है वो अंग्रेजों के साथ ही चली है। तो ये आपके दादाजी को मिला था खिताब वाइस राय का, या आपके? नहीं, राय साहब का खिताब आपके दादा को? ग्रेट ग्रैंडफादर, हाँ, परदादा है, परदादा का ग्रेट ग्रैंडफादर। तो नाजरीन, देखा आपने कितनी अच्छी बात हुई, आज सारे टॉपिक्स पे बात हो गई। हमारे बड़े भाई नगेंद्र त्यागी जी से, वैसे तो सब लोग ये गुड्डू भाई के नाम से मशहूर है, पूरा शहर गुड्डू भाई के नाम से ही जानता है। इन्हें नगेंद्र त्यागी के नाम से तो वही लोग जानते होंगे जो उनके दोस्त अहबाब होंगे, ज्यादातर गुड्डू भाई के जानते हैं। तो आज चाय की चर्चा पे टी टॉक विद जमाल पर आए थे नगेंद्र भाई। तो नगेंद्र भाई, आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नेटवर्क के लोगों को ये बहुत अच्छी पॉडकास्ट होगा। तो नाजरीन, इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और कमेंट्स करिए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि नेटवर्क में रहने वाली जो हमारी संस्कृति थी, हिंदुस्तानी भाईचारा था। कल मेरे पास देखिए, पॉडकास्ट देखने का एक फायदा ये भी होता है, कल मेरे पास एक साहब का फोन आया कि आपके ज्यादातर इंटरव्यूज मुस्लिम्स के हो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं कि मेरे यहाँ ज्यादातर पॉडकास्ट मुस्लिम के हो रहे हैं इंटरव्यू, लेकिन मैंने नागेंद्र त्यागी ये बैठे हुए हैं, इनसे कम से कम 10 दिन पहले ये बात कही थी कि गुड्डू भाई आप यहाँ पर तशरीफ ले आओ। और डॉक्टर बिट्टू से भी मैंने इंटरव्यू लिया है। तो मेरा अपना मकसद ये है कि ये हम आपसी भाईचारा, आपसी मेल मोहब्बत, और जो ये राजनीतिक पार्टी जो करें सो करें। हम राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं भी समाजवादी पार्टी में हूँ, गुड्डू भाई भी किसी और पार्टी में हो सकते हैं। आने वाला शहर का कोई भी खुसूसी मेहमान किसी भी पार्टी में हो सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन जहां तक हमारे शहर का मामला है, इंसानियत का मामला है, भाईचारे का मामला है, ताल्लुक का मामला है, वो कहीं भी हमारा एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। हमारे ताल्लुक में कोई फर्क नहीं होना। अच्छा, ये मैंने जब तक मैं सरकार में रहा, सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तो कभी भी जितने भी दूसरी पार्टियों के लोग थे, उन्हें कभी मैंने एहसास नहीं होने दिया कि सपा की सरकार है। बराबर उनकी मदद हुई है, कभी उनको परेशानी नहीं। आज नेटवर्क में आपने हमेशा रशीद अहमद सिद्धू के साथ रहे, तो आप हमेशा लीग से अलग हट रहे, लेकिन फिर भी हम नेटवर्क के कार्यकर्ताओं में, चाहे सपा के रहे हो, बसपा की सरकारें चली हो, भाजपा की सरकारें, कहीं आपस में हम कार्यकर्ताओं में मनमुटाव या एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति वो भाईचारा जो बना हुआ, जो वो चीज, थानों की मीटिंगों में भी सब लोग एक साथ बैठते हैं, इत्तेहाद की पीस कमेटी की मीटिंग होती, वहां भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं में। तो नाजरीन, ये हैं
लेकिन चाहिए आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर खत्म करेंगे। और आप लोगों से एक बार दोबारा मैं अपील करूंगा कि चैनल की मकबूलियत आपकी जिम्मेदारी है। नए नए लोगों को लाकर इंट्रोड्यूस कराना, उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए चैनल को लगातार शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करते रहें और कमेंट्स करते रहें। आइए गुरु, अब इस पॉडकास्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर आने वाले मेहमान का, ये हमारे चैनल की रवायत है कि हम अपने आने वाले हर मेहमान का ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल नेहटौर की जानिब से मेडल पहनाकर इस्तकबाल किया करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच गुड्डू भाई मौजूद हैं। आइए गुड्डू भाई, हम ग्रीनवुड कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से मेडल पहनाकर आपको इस्तकबाल। देखिए, मैं बड़ा हूँ आपसे, मुझे पहनाना चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया भाई, हमारा बस बराबर है। वैसे तो मैं बड़ा हूँ, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से ग्रीनवुड स्कूल बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है, मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत गुड्डू भाई। देख के आप आए बहुत खुशी होती है बिल्डिंग को देख के कि आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। या आप ही की नहीं वजह है। मेरी वजह से हो गया। आपकी सरपरस्ती ना होती तो शायद मैं इतना आगे नहीं सोच सकता। हाँ, बस आपने। ठीक।